Assalamualaikum dear readers, hope so you are doing well. Welcome to our channel नोवेल दुश्मन जान बाय ज़रा तुफैल। सिंध के गांव में एक शाह हवेली है। सिकंदर शाह की हवेली के लोग बहुत अच्छे हैं। गांव में हवेली वालों का हुक्म चलता है। हवेली के सरबराह बहुत सख्त मिजाज हैं। गांव वाले हवेली वालों सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पसंद की शादी करना मुश्किल है। मोहब्बत की शादी को बगावत समझते हैं। उन्हें अपनी इज़्ज़तें पकड़ियाँ अजीज़ हैं, मगर इश्क मशूक़ी कबूल नहीं। गांव के सरबराह सरपंच दिलावर शाह अपने बाप की गद्दी को संभालने वाले सख्त मिजाज असूल परस्त हैं, मगर अपने ख़ानदान से बेहद मोहब्बत करने वाले हैं। गांव में रात का पिछला पहर था। सारे गांव में सन्नाटा छाया था। हर कोई अपने घर में पुरसुकून चैन की नींद सो रहा था, मगर इस चैन में गांव से थोड़ा दूर हवेली में हर तरफ कोहराल मचा हुआ था। आज हवेली की बेटी ने हवेली वालों की इज़्ज़त को नीलाम करते हुए अपने बाप भाइयों की इज़्ज़त को रोनते हुए वो लड़की रुखसाना शाह अपने आशिक मंसूर के साथ भाग गई। जिस हवेली में चंद दिन पहले शादी की शहनाइयाँ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, आज इस हवेली में मौत का मातम हो रहा था। आज हवेली में हर तरफ खुशी का समा था। हर तरफ से हवेली को खूबसूरत फूलों की लड़ियों से सजाया जा रहा था। एक बड़े से कमरे में मदरसे से आए हुए बच्चे कुरान खानी कर रहे थे। हर तरफ हलचल मची हुई थी। आज हवेली की मलका सुलेहा शाह अपने बेटे अली शाह के साथ उम्रे से वापस आ रही थी। हवेली की पिछली साइड पर बड़ी बड़ी देगें तैयार की जा रही थी, जो पूरे गांव में बांटी जानी थी। किचन में मुलाजिमीन मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान पका रहे थे। हर कोई तैयारियों में मसरूफ़ था। इन सब से अलग हवेली के ऊपर वाले कमरे में प्यारी सी लड़की औंधे मुँह लेटे अपनी ही दुनिया में गुम थी। ये लड़की चंद रोज़ पहले ही शहर से वापस आई थी। अभी BA की पढ़ाई मुकम्मल करके अब वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई और एक औरत अंदर दाखिल हुई और इस लड़की को घूरने लगी। जवाब में वापस ये लड़की लेटी ही रही। इस औरत ने लड़की से किताब छीन ली। क्या है मासाई, पढ़ने दे मुझे, वो मुंह बसोरते हुए बोली। ये प्यारी सी लड़की, गोरी रंग, खुले काले लंबे कमर तक आते बाल, बड़ी बड़ी सब्ज आंखें, लंबी घनी पलकें, गुलाबी होंठ, बाएं गाल पर डिम्पल, तीखे नकूश। ये खूबसूरती इसे अपने माँ बाप दोनों की विरासत से मिली थी। क्या तुम हर वक्त ये किताबें पढ़ती रहती हो? इस वक्त दुबई में सुबह के 10 बज रहे थे। एक मगरूर सा गर आंखों वाली, खड़ी नाक, काले बाल, घनी मूंछें, दरमियानी दाढ़ी, दराज कद सा शहजादा इस वक्त अपने बाप के साथ मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। जब इसका फ़ोन बजा, कॉल सुनते ही वो कमरे से बाहर निकल गया। मीटिंग को अधूरे छोड़कर वो नीचे आया और अपने ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठा। वो ज़ोर से भगा कर ले गया। कुछ ही देर में वो अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद था। रिसेप्शन से पता किया तो मालूम हुआ कि वो कमरे की तरफ चला गया। इसका जान से अजीज़ दोस्त दानिश मलिक इस वक्त मशीनों में जकड़ा हुआ था। डॉक्टर इसका मुआयना कर रहे थे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये मगरूर शहजादा गुस्से का तेज़ अकड़ू मजाज ज़रूर था, मगर बड़ों की इज्जत करना इसे आता था। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपने इमरजेंसी में बुलाया, सब ठीक है ना? मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो नहीं? आप चुप क्यों हैं? जी सब ठीक है। आपके दोस्त को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर हैं। आप इनको घर लेकर जा सकते हैं, बट आपको इनका ख्याल रखना होगा। इनके सर पर और पाँव पर चोट आई है और चोट को ठीक होने में 1 माह लगेगा। डिस्चार्ज के पेपर बना दिए गए हैं। आप रिसेप्शन पर बिल क्लियर करके इन्हें ले जाएं। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर वहाँ से चला गया। अब वो अपने दोस्त से मुखातिब हुआ। तुमने मुझे डरा ही दिया था इस रात जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। शुक्र अल्लाह का, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा फील कर रहा है तू? बताता हूँ, पहले मेरी बैठने में हेल्प कर। 3 दिन से लेट कर थक गया हूँ। हाँ, अब पता कैसा है तेरी तबीयत? हाँ यार, अब ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और बाजू में भी। ये बाजू का प्लास्टर कब उतरेगा? डॉक्टर ने बताया 1 माह तक उतरेगा और कोई भारी काम भी नहीं करना। 1 माह तक मुकम्मल बेड रेस्ट करनी है। उफ यार, मैं इन 3 दिनों में इतना थक गया हूँ लेट कर, और अब 1 माह लेटना पड़ेगा। दानिश ने मुँह बसोरते हुए कहा। हाँ तो तुझे तो ड्राइविंग करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अभी तो मैंने मोम को नहीं बताया तेरे एक्सीडेंट का। अच्छा किया यार नहीं बताया, वरना आंटी यूं ही परेशान हो जाती। अभी वो बात कर ही रहे थे कि जब इसके का फ़ोन बजा। अच्छा तुम आराम कर, डैड का कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ। ओके बॉस। अस्सलाम वालेकुम डैड, सॉरी वो मैं मीटिंग छोड़ कर आ गया। ओके इट्स ओके बेटा, मीटिंग तो ख़त्म होगी और ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया। खैर तुम इतनी जल्दी में कहाँ गए थे? सब ठीक तो है ना?
यस डैड, वो मैं हॉस्पिटल में आया था, दानिश को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है, डिस्चार्ज लेकर घर आ रहा है और डॉक्टर ने इसको 1 माह का बेड रेस्ट बताया। ओह अच्छा ठीक है, एक काम करो, दानिश को अपने घर ले आओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी। ओके डैड, अल्लाह हाफिज़। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो सब तैयार हो चुके थे, मेहमान भी आ चुके थे। ताई साईं, चाची साईं किधर है? मुझे इनसे बाल बनवाने हैं। अम्मा साईं पता नहीं किधर है, वरना मैं इनसे ही बोलती। हाँ, वो सानिया अपने कमरे में है। अच्छा सुनो ताई साईं, ये आज खुशी के मौके पर तुमने काला लिबास क्यों पहना है? तुम सब लड़कियों के तो एक जैसे सुनहरे रंग के फ़्रॉक थे ना। जी ताई साईं, वो कलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया और ये वाला फ़्रॉक मुझे ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने ये फ़्रॉक पहन लिया। और ताई साईं, ये वैसे ही बातें हैं, कलर्स और कपड़ों से क्या होता है? बस क्या होता है, खुशी के मौके पर ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, बस ज़ुबान राजी आती है, बातें करवा ले और कुछ नहीं। अब आप बदतमीज़ लड़की, वो गुस्से से बोली। ताई साईं, मैंने तो बस आपके सवाल का जवाब दे रही थी। मीरब ने कहा, अच्छा बस ठीक है, अब जाओ और बाल बनाओ जल्दी से। सुल्ताना बेगम वहाँ से मेहमानों के पास चली गई। इतने में सानिया बेगम भी आ गई थी। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं चच्ची साईं, बस बाल बनाने थे। अच्छा आ जाओ, मैं बना लेती हूँ। चच्ची साईं, मेहर आप ही तैयार हो गई हैं? मीरब ने सानिया बेगम से पूछा। हाँ, वो तो कब की तैयार हो चुकी है, मेहमानों को देख रही है। लो बन गए तुम्हारे बाल, शुक्रिया चच्ची। अस्सलाम वालेकुम सानिया भाभी। वालेकुम सलाम रिजवान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? भाभी भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू साईं। वालेकुम सलाम, कैसी हो मीरब? आप सुनाई बलाज लाला, ईमान आपी, एमन आपी और तानिया कैसी हैं? वो सब तो ठीक है, इधर दूसरे कमरे ही में है। सानिया भाभी, यार सुल्ताना भाभी और तरन्नुम भाभी किधर है? नज़र नहीं आ रही। वो मेहमानों की तरफ है और आओ हम भी चलते हैं। फिर दोनों रिजवाना और सानिया बेगम मेहमानों वाले कमरे में चली गई। दो गाड़ियाँ हवेली के बाहर आकर रुकी। एक में से सुलेहा बेगम और अली शाह निकले, दूसरी गाड़ी में से दिलावर और जिले शाह निकले। हवेली के हॉल में सब लड़कियां फूलों की पत्तियां लेकर खड़ी थी और दरवाजे के पास घर के मर्द हजरात हाथ में फूलों के हार लिए खड़े थे। सबसे पहले सुलेहा बेगम अपने इकलौते दामाद जुल्फ़िकार शाह से मिली। इसके बाद अली शाह मिले, फिर जुलेहा बेगम ने अपने दोनों पोतों और नवासों को गले से लगाया। बारी बारी सबसे मिले, सबका माथा चूमा और बालाद शाह भी मिले। ऐसे ही मिलते मिलाते फूलों के हार इनको पहना दिए गए। अंदर इनकी बहू और बेटियों ने इनका इस्तकबाल किया। लड़कियों ने फूल की पत्तियां निछावर की। अब सब लोग बड़े से आने में मेहमानों के साथ बैठे थे। सब मेहमान बारी बारी सुलेहा बेगम और अली शाह से मिल रहे थे। अरे भी हमारी लाडली किधर है? अस्सलाम वालेकुम दादी जान। मीरब ने अंदर आते हुए पीछे से अपनी दादी जान को गले लगाया और दोनों हाथों को चूमा। वालेकुम सलाम, कैसी हो मीरब जान? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। शुक्रिया दादी जान, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। दादी जान, नानी जान, हम नहीं प्यारी लग रही? मेहर नसा, ईमान और तानिया ने शिकवा किया। अरे मेरी बच्चियों, तुम सब बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया दादी जान, नानी जान, तीनों ने गले लगते हुए कहा। आप ही ऐसे ही बातें करते करते टाइम गुजर गया। सब ने मिल के खाना खाया और जो गांव वालों के लिए देखें तैयार की थी उन्हें भी पूरे गांव में बांटने के लिए मुतलाज़म को भेज दिया। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। अभी आए हुए आप दोनों बाप बेटा, पता भी है आपको, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अरे बेगम, हम तो ऑफिस में थे और आपके साहिबजादा अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल में थे। क्यों, सब है तो है ना बेटा? दानिश को क्या हुआ? अरे मोम, कुछ नहीं, बस एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक है। क्या एक्सीडेंट? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मोम? इसीलिए नहीं बताया था कि आप परेशान ना हो। किधर है दानिश? वो गाड़ी में है, मैं ले कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? दानिश ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा। शहज़ल, इधर मेरे पास बैठो। दानिश को अपनी माँ के पास बिठाया। यह सब कैसे हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, इसलिए ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया।
झूठा इंसान ब्रेक फेल हो गई थी। शहजल ने दिल में सोचा, मॉम, यस मॉम, ये छोटा सा एक्सीडेंट है और डॉक्टर ने 1 माह का बेड रेस्ट बताया। तुम 1 माह तक हमारे साथ रहोगे। अरे नहीं आंटी, मैं 2-3 दिन में चला जाऊँगा। ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है ना। क्यों अच्छा नहीं लगता? इसे अपना ही घर समझो। शहजल की तरह तुम भी मेरे बेटे हो। पिछले 15 सालों से हम तुम्हें जानते हैं। तुम अब इधर ही रहोगे, कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊँगी। मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया। नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा कमरा तैयार करवाती हूँ। यह क्या कर वो रोजाना वानी बॉयर में से चली गई। और बेटा जी, किसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तरद्दुद नहीं करना, अपना ही घर समझ लेना और मांग लेना। 15 मिनट बाद जरमीन बेगम की आवाज़ आई, शहजल बेटा, दानिश को कमरे में ले जाओ। ओके मॉम। शहजल इसे सहारा देते हुए कमरे में ले गया। यहाँ बैठो। दानिश बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनवाती हूँ। जरमीन बेगम किचन में चली गई। अब देखो तो कैसे ठीक होगा। मॉम तेरा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखेंगी। तू जेलस हो रहा है? नो वे, मैं क्यों जेलस होऊंगा, पागल इंसान। चल अब तू आराम कर, मैं अपने कमरे में जाकर कोई अब काम करता हूँ। हाँ जा, वो तो तेरी महबूब है ना। अरे यार, महबूब से बढ़ के है। शहजल अपने कमरे में आया, दरवाज़ा खोला। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट ऑन करते हुए वो अपने कपड़े लिए वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद वो बाहर आया। एक 30 साल का नौजवान बहुत खूबसूरत था। बालों और दाढ़ी से टपकता हुआ पानी, काली घनी मूछें, दिल अबानी लब, पूरे जिस्म पर पानी के कतरे इसे पुरकशिश बना रहे थे। इसकी बॉडी हार्ड थी। बाकायदगी से जिम करने की वजह से इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी। वो टॉवल से गीला जिस्म साफ करते हुए शर्ट पहन के अपने महबूब मतलब सिगरेट को मुंह में दबाते हुए गहरे कश लेने लगा। रात के 7 बजे सब डाइनिंग हॉल में मौजूद डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। सब मेहमान जा चुके थे, सिर्फ रिजवाना, पुप्पो और उनकी फैमिली थी। सब खाना खा रहे थे जब सानिया बेगम के मुंह से बेदिहानी में रुखसाना शाह का नाम निकल गया। ये बीफ पुलाव कितना पसंद था रुखसाना को। रुखसाना का नाम सुनते ही जुलेहा बेगम के पुराने जख्म ताज़ा हुए थे। साथ ही साथ सख्त गुस्सा आया था। जुलेहा बेगम के तासुरात देखकर सबके खाते हुए हाथ रुके थे। खामोशी छा गई। इस वक्त सानिया बेगम ने जुलेहा बेगम से माफ़ी मांगी। मैं माजरत चाहती हूँ, हमें सही अनजानी में गलती होगी। हाँ, आगे से ध्यान रखना। सिर्फ तुम नहीं, बाकी सब भी सुन लें, इस हवेली में उसका कोई नाम नहीं लेगा। सब ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद खामोश माहौल में ही खाना खाया गया और खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। इस वक्त वो अपने कमरे में मौजूद ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बनाते हुए कुछ सोच रही थी जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और इसकी अम्मा साई अंदर आई। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या सोच रही हो? इधर आओ मेरे पास। वो चलती हुई अपनी अम्मा साई के पास आई और इनकी गोद में सर रख कर लेट गई। अम्मा साई, मैं आपसे कुछ पूछूं? मीरब ने तरन्नुम बेगम से कहा। हाँ मेरी जान, पूछो अम्मा साई। दादी साई ने ऐसा क्यों बोला कि कोई रुखसाना पुप्पो का नाम ना ले? तरन्नुम बेगम ने अपनी बेटी के बालों में उंगली चलाते हुए बोला, मीरब मेरी जान, गुजरते वक्त में आपकी बहुत सी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी हैं जिन्हें आप चाहकर भी भुला नहीं सकते। ऐसी ही कुछ यादें अम्मा साई की भी तुम्हारी पुप्पो के साथ जुड़ी हैं। वक्त आने पर तुम्हें बहुत पता चल जाएगा। अब ये लो दूध, पी लो। कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। अपना ख्याल रखा करो। आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए अम्मा साई। वो मुस्कुराते हुए अपनी अम्मे के गले लगी। चलो जल्दी से लेटो और सो जाओ, ज़्यादा मत सोचा करो। मैं चाहती हूँ कि दूसरी तरफ वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा अपने महबूब को मुंह में से लगाए गहरे कश ले रहा था। इसे अपनी ज़िंदगी की यादें इतनी बुरी नहीं लगती थी जितना इसे अपना बचपन की यादें बुरी लगती थी। तब वो इतना बच्चा नहीं था। इसे याद से वो इतनी नफरत करने लगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ जब मेड ट्रे में सूप लेकर कमरे में दाखिल हुई। मेड के पीछे जरमीन बेगम भी दाखिल हुई। ये ट्रे इधर टेबल पर रखो और जाओ तुम
बेगम साहिबा ने मेड को वहाँ से चलने का कहा। अब कैसी तबीयत है? आराम करके कैसा फील हो रहा है? मैं अब ठीक हूँ, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। जरमीन बेगम ने अपने हाथों से दानिश को सूप पिलाया। इसे अपने बेटे जैसा समझती थी। पिछले 15 सालों से वो इनके साथ था। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बुला लेना, बता देना। जी आंटी शुक्रिया, आप भी आराम करें, काफ़ी रात हो चुकी है, थक गई होंगी। अच्छा बेटा चलती हूँ, अल्लाह पाक तुम्हें जल्दी से याद करे। आमीन। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आंटी। अब वो वहाँ से सीधा अपने बेटे के कमरे में आई। दरवाज़ा नॉक करते हुए वो अंदर दाखिल हुई और वो सामने ही बालकनी में ब्लैक ब्लैक शर्ट और वाइट ट्राउज़र पहने गोद में लैपटॉप लिए काम करने में मसरूफ़ था। जरमीन बेगम इसके पास सोफे पर आकर बैठी। क्या कर रहे हो मेरी जान? कुछ नहीं मोम, बस ऑफिस का थोड़ा काम कर रहा हूँ। बेटा मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है। शाहजल ने लैपटॉप बंद करते हुए साइड पर रखते हुए बोला। सुन रहा हूँ, बताएं मामू। बेटा हम लोग कुछ माह के लिए पाकिस्तान जाने के लिए सोच रहे हैं। क्या कहा मोम, आपने पाकिस्तान जा रहे हैं? हाँ बेटा, कितने साल हो गए हैं तुम्हारे खाला से मिले हुए। तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान चलें। हाँ ये तो अच्छी बात है, आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊँगा। तुम क्यों नहीं जाओगी? बस मॉम, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने बोला ना, मैं नहीं जाऊँगा। देखो बेटा, जितनी मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान से तुम्हारी अच्छी यादें मंसूब नहीं है, पर जाना तो होगा। तुम्हारी हालत की कॉल आई थी कल, बहुत याद कर रही थी तुम्हें मॉम। मैं भी कोई बहस नहीं चाहता, तो माँ बात सोचूंगा मुझे जाना चाहिए या नहीं। हाँ ठीक है, फिर बेटा एक बार सोचना ज़रूर। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट मॉम। जरमीन बेगम वापस चली गई। इस वक्त पूरी हवेली में सन्नाटा था। जब वो अपने कमरे में जा रहा था, अभी वो डेरे से आया था। रात के 12 बजे जब किसी से टकराया, इससे पहले कि वो चीखती, इसने अपना भारी हाथ इसके मुंह पर रखा और दीवार के साथ गया। क्या हुआ? मैं हूँ हसन अहमद। तुम चिल्ला क्या लिखा? तुम चिल्ला के सबको जगा देती पागल लड़की। इसने अपना हाथ हटाते हुए बोला। तुम इतनी रात को किधर से आ रहे हो? डेरे से आया हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। फिर भी क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही पूछ रही हो, तुम तो पीछे ही पड़ जाते हो। और तुम चोरों की तरह किधर जा रही हो? मैं किचन में पानी लेने के लिए आई थी, कमरे में पानी का जग नहीं था। अच्छा आप जाओ और सो जाओ। ऐसे कहते कि वो अपने एक कमरे की तरफ चला गया। वो बुत बनकर खड़ी रही और इसे ज़्यादा देखती रही। तुम कितने प्यारे हो हसन, तुम कितने प्यारे हो हसन शाह। अब भी इसके 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 परफ्यूम की खुशबू इसके को अपने सर में दे रही थी। पानी की प्यास भी खत्म हो चुकी थी। सोचते हुए कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते कब नींद आई पता नहीं चला। रात के इस पहर जहाँ सब सो रहे थे, वो अपने कमरे में बेड पे बैठी न जाने क्या सोच रही थी। जब ज़िले-शाह फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई, अपनी बेगम को ऐसे खामोश देखकर पूछने लगे। क्या हुआ बेगम, इतनी देर से क्या सोच रही हो? आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। कुछ नहीं शाह साहब, मैं वो रात याद कर रही हूँ जिस रात वो हादसा हुआ और हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। आज तक इसका कोई पता नहीं वो कहाँ है। ज़िले-शाह ने अपनी बेगम के हाथ को थामा और बोला। कोई बात नहीं बेगम, जो होना तो हो गया, इसमें अल्लाह की कोई मसलियत होगी। जी शाह साहब, पर एक माँ के दर्द को कोई नहीं समझ सकता। आप उदास ना हो बेगम, हमारा वो बेटा ना सही, अल्लाह ने हमें इतने प्यारे और बेटे से नवाजा है, फरमादार बेटे से नवाजा है। मेरा शाह मीर शाह हमारा अंधी ज़िंदगी में किसी चिराग रोशन की तरह आया था। अब ज़्यादा ना सोचे और सो जाएं, रात काफ़ी हो गई है। लाइट ऑफ कर दे। जी शाह साहब। ज़िले शाह अपने जगह पर लेट गए। अब सुल्ताना बेगम को इतने सालों बाद फिर से वो हादसे की रात याद आई थी। ये सब सोचते कब वो सो गए उन्हें पता ही नहीं लगा। अगली सुबह वो डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। आज इतनी जल्दी उठे गए? ऑफिस का टाइम तो 10 बजे है। यस मॉम, वो आज न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था तो इसलिए जल्दी उठाऊँ। वो दानिश नहीं उठा।
अभी हाँ वो उठ गया, इसका नाश्ता इस कमरे में भिजवा दिया है। आज आज उसका नाश्ता उसी कमरे में भिजवा दिया। हम साजिल बेटा, तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते और इनकार कर रहे हो। तैमूर साहब ने शहजल से सवाल पूछा। मैं वजह जानना चाहता हूँ। आप जानते हैं मुझे पाकिस्तान जाना नहीं पसंद। आप लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते। बस हो गया तुम्हारा, इस बार तुम जाओगे और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। एंड डैड्स फाइनल, तैमूर साहब कहते हुए उठकर चले गए। क्या ज़रूरत थी मॉम डैड को बताने की? क्यों बताया? तुम हर बार यही करते हो, इसलिए तुम्हारे डैड को बताया ताकि तुम कोई भी बहाना ना बना सको। अब बैठो, क्यों जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो, मुझे भूख नहीं है। अल्लाह हाफिज़। उठकर चला गया। एक तो ये दोनों ही बाप बेटा एक जैसा है, किसी की नहीं समझ सुनते। गुस्सा भी खाने पर निकालते हैं। क्या करूँ मैं इन दोनों का? शर्मीन बेगम ने मेड को आवाज़ दी, ये सब उठा कर ले जाओ। ठीक है बेगम साहिबा। मेड टेबल साफ़ करने लगी। ज़मीन बेगम भी अपने कमरे में चली गई। दूसरी जानिब अभी सब सो रहे थे, पर तरन्नुम बेगम किचन में खड़ी अपने शौहर के लिए नाश्ता बना रही थी। जब किसी ने पीछे से इनके कंधे पर हाथ रखा, वो घबरा कर पीछे हुई। हाय शाह साहब, आपने मुझे डरा ही दिया। पता नहीं, मुझे लगा पता नहीं कौन है। हम हैं बेगम, और कौन हो सकता है? आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता तैयार है, बस चाय कप में डाल के जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आज जल्दी करें, हमें देर हो रही है। तरन्नुम बेगम फ़ौरन से नाश्ता लेकर आई। आप भी बैठे हमारे साथ। जी शाह साहब। वो जैसे ही कुर्सी घसीटते हुए बैठ गई। बेगम आज आप हमें अपने हाथों से नाश्ता करवाएं। क्या? वो चौंक कर बोली। इसमें इतने चौंकने की क्या बात है? मगर शाह साहब इस उम्र में। अरे बेगम उम्र का क्या है? दिल जिंदा होना चाहिए। और वैसे भी हम आपके शौहर हैं और ये हमारा हुक्म है। जी मैं खिलाती हूँ। फिर तरन्नुम बेगम ने अपने शौहर को नाश्ता करवाने लगी। कौन कह सकता है कि ये शख्स एक सख्त मिजाज सूरपरस्त अपने गांव का सरपंच सरदार दिलावर शाह है, जो अपनी बेटी और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। अगर गांव वाले दिलावर शाह को का ये रूप देख लेते तो वो बेहोश ही हो जाते। अभी नाश्ता करके वो जाने ही लगे थे जब सुलेहा बेगम आई और कहने लगी, बेटा मैंने बाकी सबको भी बुला दिया था, बस तुम रह गए थे। आज जल्दी आना, तुम सबसे ज़रूरी बात करनी है। जी अम्मा जी, मैं आ जाऊँगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के अमान में वो वहाँ से चले गए। अम्मा जी आपके लिए नाश्ता लाऊं? हाँ बहू ले आओ, हमें तो बहुत भूख लगी रही है। बाकी सब पता नहीं कब उठेंगे। इतने में सब उठकर आ गए थे और नाश्ते की टेबल पर बैठ गए थे। सुल्ताना बेगम, सानिया बेगम और तरन्नुम बेगम नाश्ता बनाने चली गई। कुछ देर बाद वो नाश्ता बनाकर ले आई। सब ने मिलकर नाश्ता किया। जिले शाह और अली शाह डेरे पर चले गए। सुलेहा बेगम अपने कमरे में और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में। अभी असर का टाइम था। सब हॉल में मौजूद चाय पी रहे थे। रजवाना पप्पू ने तो तिलक कर ली थी। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? बैग पैक कर लिया था, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? आप सब मेरे इनका दुपट्टा पकड़े बोल रही थी। अरे मेरी बच्ची, 1 हफ्ता हो गया है। वापस भी तुम्हारे फूफा जान ने फैक्ट्री जाना है होता है। मुलाजिम कब सही काम करते हैं जब तक मालिक सर पर होता है ना। मैंने मज़ीद इनका दुपट्टा खींचा। फूफा कुछ दिन और रुक जाए। मीरब ये क्या हरकत करी है बच्चों? वाली तरन्नुम बेगम ने गुस्से से डांटते हुए बोला। कोई बात नहीं भाभी, हमारे लिए तो बच्ची ही है। अच्छा जब सब आ जाएं तो मुझे तुम सब से बात करनी है। सब बड़े लोग मेरे कमरे में आ जाना, सलेहा बेगम ने कहा। थोड़ी देर बाद सुल्ताना बेगम, सानिया और तरन्नुम बेगम मुलाजमों के साथ मिलकर शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अभी सब मर्द हजरात आ गए थे। शाम का खाना एक साथ खुशगवार माहौल में खाया गया। सब लोग खाना खाकर फारिग हो गए तो सब बड़े अम्मा साईं के कमरे में चले गए और बाहर मौजूद सब लड़के लड़कियां को फिक्र हो रही थी कि अंदर ऐसी क्या बात हो रही है जो दरवाज़ा बंद करके हो रही है। इन सब में से वो बेफिक्र सा बैठा था। मीर लाला, आपको टेंशन नहीं हो रही? किस बात की टेंशन? तानिया गुड़िया, ये कि बड़े साहब अंदर क्या बात कर रहे हैं? इसमें टेंशन वाली क्या बात है? वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं। वो फिर से मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। हाँ ठीक है। वो इनके पास आई। मेहर आपी, मीरब और एमन आपी, आप सबको
कोई तजस्सुस नहीं है, अंदर क्या हो रहा है? नहीं तानिया, तुम भी सो जाओ, इधर हमारे पास आके बैठ जाओ और बातें करो। महर ने इसका हाथ पकड़कर पास बिठाया। अब वो चारों बातें करने में मसरूफ थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, सब लोग बाहर आए और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मीर, हसन और बलाच ने एक साथ पूछा, क्या हुआ? मीर, हसन और बलाच तीनों ने पूछा, आप सब क्या हुआ? आप सब इतने खुश क्यों हैं? क्या वजह है? खुशी वाली साथ ही सलेहा बेगम बाहर आई। सब लोग बैठ गए। सलेहा बेगम ने बोलना शुरू किया, हम सब ने मीर और बैरून शाह की शादी का फैसला किया है और साथ ही साथ ऐमन और हसन की शादी का भी फैसला किया है। सब लड़कियां और लड़के हैरान थे। ऐमन के मन की कलियां खिल गई थी। आज तुम किसी को इतराज़ है तो बता सकते हो, और तुम चाहो अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो भी बता सकते हो। सब मुतमईन बैठे थे। मीर और हसन, तुम दोनों को कोई और पसंद हो तो? नहीं दादी साईं, जो बड़ों का फैसला है हमें मंजूर है। पर ऐमन और मेहरुन्निसा से यही सवाल पूछा गया। नहीं दादी साईं, नानी साईं, हमें कोई एतराज़ नहीं। दोनों शर्माते हुए बोली, यह तो अच्छी बात है, मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। अब 3-4 दिन तक मंगनी होगी और दिसंबर में शादी होगी। सब लोग बहुत खुश थे। अब रात काफ़ी हो गई थी, सब जाकर आराम करो। सब अपने अपने कमरों में चले गए। रिजवाना, पप्पो लोग इधर ही थे। अब मंगनी के बाद ही वापस जाएंगे। जुलेहा बेगम ने अली शाह और सानिया बेगम को अपने कमरे में आने का कहा। वो तीनों आगे पिछले कमरे में दाखिल हुए। बैठो बेटा। दोनों बैठे गए। जी अम्मा साईं, क्या बात है? देखो बेटा, मैंने रिजवाना, जुल्फ़कार, सुल्ताना और ज़िले से बात कर ली थी, तुम दोनों से नहीं कर सके। तुम दोनों को मीर और महर, ईमान और हसन के रिश्ते पर कोई इतराज़, कोई मसला तो नहीं? तो बता दो। मैंने तुम दोनों से पूछा ही नहीं। अरे नहीं नहीं अम्मा साईं, हसन और महर हमारे बच्चे हैं, तो आपके भी तो पोता पोती हैं। सानिया बेगम बोली, जी अम्मा साईं, सानिया बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, और वैसे भी मीर और ऐमन दोनों ही बड़े अच्छे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शुक्रिया जिसने मुझे इतने अच्छे बेटों और बहुओं से नवाजा। सानिया, सुबह सब शहर जाएंगे मंगनी की खरीदारी करने और सब लड़कियों अपनी पसंद की चीज़ें लेंगी। जी ठीक है अम्मा साईं, जाओ अब जाकर सो जाओ। शबाहर अम्मा साईं। दोनों शबाहर कहते हुए कमरे से चले गए। अगली सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा अपनी दादी साईं के कमरे में गई। सुलेहा बेगम इस वक्त नमाज़ पढ़ के कुरान की तिलावत कर रही थी। सुबह बहर दादी साईं, सुबह बहर मेरी बिच्ची। वो हर रोज़ ऐसे ही अपनी फजर के टाइम आती और अपनी दादी के पास बैठकर कुरान की तिलावत सुनती। क्या हुआ मीरा, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ बोला है? नहीं दादी साईं, मैं सोच रही हूँ ठीक है आपसे वो सवाल जो मेरे जहन में है, पूछूं के नाम पूछूं? सुलेहा बेगम ने कुरान बंद करके एक तरफ रखा और बोली, क्या? पूछो दादी की जान, आप रुखसाना अप्पू से इतनी नफरत क्यों करती हैं? इनका नाम भी नहीं लेने देती। सुलेहा बेगम के चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे। मैं इसलिए तुम्हारी पप्पो से नफरत करती हूँ, इसकी वजह से तुम्हारे दादा साईं, मेरे शोहर सिकंदर शाह इस दुनिया से हम सबको छोड़ के कातिल है। वो मेरे शोहर की, अगर इस रात वो ऐसा ना करती तो आज वो जिंदा होती। मीरब का जहन माफ होने लगा। क्या इसके दादा साईं की कातिल इसकी पप्पो हो सकती है? सॉरी दादी साईं, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। कोई बात नहीं, जाओ जाकर आराम करो मेरी बच्ची। वो उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। वो बिस्तर पर लेटी गई और सो गई। सुबह के 8 बज रहे थे। सब लोग उठ गए थे। सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे जब जुलेहा बेगम ने कहा, अब सब शहर जाएंगे, ज़ोहर की नमाज के बाद सब तैयार रहना। सब लड़कियां खुश हो गई। सब ने नाश्ता किया और तिलावत शाह अली शाह के साथ बाहर डेरे पर चले गए। ऐसे ही टाइम गुजरता रहा और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद शॉपिंग के लिए निकल गए। सबसे पहले महर और ऐमन ने कपड़े पसंद किए। दोनों के एक जैसे थे, सिर्फ कलर तब्दील था। ऐमन का कलर लाइट
लाइट गोल्डन और महर का कलर लाइट ग्रीन था। वो नॉवल की दीवानी किताब की दुकान में घुसी, नॉवल खरीदने लगी। मीरब, ये सब क्या ले रही हो? महर आपी, ये सब नॉवेल्स हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। इस तरह सब ने अच्छी अच्छी पसंद की, शॉपिंग की और आते आते रात के 9 बज गए। मुलाजिमों ने खाना बना दिया था। सब ने मिलकर खाना खाया और थकावट की वजह से खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चली गई। वो अभी ऑफिस से वापस आया था, अपनी अम्मी को सामने बैठा देख कर तो सीधा वहीं चला गया। मोम, आप अभी तक सोई नहीं? शहजल ने अपनी माँ से पूछा। तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सब हैरियत तो है ना? मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? सुबह भी तुम ठीक से नाश्ता नहीं करके गए थे, अभी इसलिए जाग रही हो कि तुम्हें खाना गर्म करके दे सकूं। मॉम, थैंक यू सो मच, बट मैं किसी मुलाजमा को कह देता।